welcome to my channel. If you are new to this channel, please subscribe to it and press that bell icon so that you will not miss any single update of videos. Here I teach audio accounts so that you can study conveniently without watching any video. So let's get started. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड लॉसेस तक कवर करा दिया था. मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही एडमिशन चैप्टर के कि ये चैप्टर हमारा 3 फेजेस में कवर होता है: गुडविल ट्रीटमेंट, रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. तो मैंने आपको पार्ट 3 तक, यानी कि जो पार्ट 3 आ चुका है इस एडमिशन वीडियो का, उस पार्ट 3 तक में मैंने आपको सारा बता दिया प्रोसीजर कि एडमिशन में क्या होता है, पार्टनरशिप जो हमारी डीड बनती है उसके अंदर क्या होता है, और गुडविल का पूरा ट्रीटमेंट की कैटेगरीज जो कंडीशंस हो सकती हैं पॉसिबल वो मैंने आपको बता दी. जितने भी रिज़र्व की एंट्रीज़ होती हैं या फिर कोई कंडीशन पॉसिबल हो उनकी, वो सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ. और हम गुडविल में जैसे जब हमें सेक्रीफाइसिंग रेशोज़ निकालने होते हैं, कुछ प्रॉफिट शेयरिंग रेशोज़ निकालने होते हैं, उनकी भी कुछ अलग अलग कंडीशंस होती हैं, तो वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ. ये सब अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो फिर आप इस चैनल पे देख सकते हैं जाके, वहाँ आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी. पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में ये सब कवर है. तो चलिए, सबसे पहले जैसा कि हर वीडियो की स्टार्टिंग में अकाउंट्स गोल्डन रूल के बिना तो अधूरा है, तो हम सबसे पहले उसी को रिकॉल करते हैं एक बार. तो एक बार बोलिए मेरे साथ, व्हाट इज़ द गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स? इन रियल कैटेगरी इट्स डेबिट what comes in, credit what goes out, and in personal it's debit the receiver, credit the giver, and in nominal debit all the expenses and losses and credit all the incomes and gains. तो चलिए, आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, यानी कि जो भी आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं हम आज उसके बारे में पढ़ेंगे. तो देखिए, मैंने आपको जो सब वेरी फर्स्ट वीडियो था एडमिशन चैप्टर का, उसमें बताया था कि रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है. यानी कि जब हमारे पास कोई एसेट होती है तो एक टाइम के बाद हमारी जो एसेट होती हैं, कुछ एसेट्स ऐसी होती हैं जो कि डेप्रीशिएट हो जाती हैं कई बार. और जैसे कि लैंड वगैरह हो, लैंड तो कभी भी डेप्रीशिएट होती नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने कोई ज़मीन खरीद रखी है तो आप यही एक व्यू देख के तो उसमें इन्वेस्ट करते हैं कि भाई फ्यूचर में इसकी वैल्यू बढ़ेगी. तो ऐसे ही हमारी एसेट्स होते हैं कि कुछ चीज़ों की वैल्यू कम होती है, कुछ चीज़ों की वैल्यू बढ़ती है. तो फिर जब एक नया पार्टनर आता है तब ये सारा रिवैल्यूएशन होता है एसेट और लायबिलिटीज़ का. क्यों होता है? क्योंकि जब अगर मैं आज अगर आपके बिज़नेस में आई हूँ नई, तो फिर मेरी जितनी भी लायबिलिटीज़ या एसेट्स होंगी, मैं तो आज के बाद प्रॉफिट और लॉसेस देखूंगी ना इस बिज़नेस के. पुराने प्रॉफिट और लॉसेस से मुझे यहाँ कोई मतलब नहीं है. तो फिर जब अगर मैं किसी बिज़नेस में नहीं जाऊंगी तो फिर मुझे वहाँ ये तो जानना पड़ेगा ना कि भाई जो भी इस बिज़नेस में एसेट्स लगी हुई हैं या जितनी भी इसकी लायबिलिटीज़ हैं, लायबिलिटीज़ मीन्स कोई भी लोन ले रखा है, कुछ बोरोइंग्स हैं, कुछ भी हैं, तो आज उनकी वैल्यू क्या है. तो आज की वैल्यू जानने के लिए हम उनका रिवैल्यूएशन करते हैं. मीन्स कि जितने से हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज़ घटी हैं या फिर वो बड़ी हैं. तो चलिए, इसमें हम कैसे करते हैं, तो आप सिंपली ये भी बोल सकते हैं, हम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है कि अकाउंट्स में होने वाले चेंज को बुक्स में दिखाया जाता है. इसमें हाँ जी, अकाउंट्स में होने वाले चेंज को, यानी जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ होते हैं उसमें होने वाले चेंज को हम अपनी बुक्स में दिखाते हैं. तो वैसे जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो अगर आपने कर रखा हो पहले प्रैक्टिस या कुछ भी, तो आपके माइंड में एक इमेज तो फ्रेम हो रही होगी कि भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट हम कैसे बनाते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज़ को उसमें रिकॉर्ड करते हैं. तो अब देखिए हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं कि जितनी भी जो हमारी एसेट्स होती हैं वो डेबिट साइड भी आती हैं इसमें, वो क्रेडिट साइड भी आती हैं इसमें. जब हमारी एसेट्स बढ़ती हैं और लायबिलिटी घटती हैं तब वो आती हैं इसके डेबिट साइड पे, यानी कि इसके 2 वाली साइड पे. अभी आपको याद कैसे रखोगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे. तो देखो क्या होता है, हमेशा जब हमारी एसेट्स डेबिट होती है ना, इसका मतलब होता है कि वो बढ़ रही हैं, क्योंकि जो एसेट्स हैं वो हमेशा डेबिट में ही आती हैं, और जो चीज़ डेबिट की है उनका बैलेंस डेबिट में हमेशा बढ़ता है, यानी कि वो डेबिट में हमेशा बढ़ती हैं. तो फिर ऐसी रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपको याद रखना है कि डेबिट में आपको एसेट्स दिखानी है अगर वो बढ़ रही हैं, तो अगर उनकी वैल्यू बढ़ रही है तो क्योंकि डेबिट में एसेट्स हमेशा बढ़ती हैं, तो फिर आपको रिवैल्यूएशन में भी क्या दिखाना है कि अगर आपकी एसेट्स बढ़ रही हैं तो वो आपको डेबिट में दिखानी है, और बाकी सब इन्हीं का उल्टा हो जाएगा. तो डेबिट साइड आपको क्या दिखाना है, जो एसेट्स बढ़ रही हैं. और सिमिलरली अगर लायबिलिटी वहाँ पे
अगर लाइबिलिटी कम हो रही हैं तो वो एसेट साइड, वो डेबिट साइड आएंगी, और अगर आपकी एसेट्स कम हो रही हैं तो कहाँ गई, वो क्रेडिट साइड जाएंगी, और अगर लाइबिलिटी बढ़ रही है तो फिर वो क्रेडिट साइड जाएंगी। क्योंकि देखिए अब लाइबिलिटी के लिए मैं आपको फंडा बताऊँ, जो लाइबिलिटी का बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, तो फिर जो लाइबिलिटीज़ होती है वो हमेशा क्रेडिट में बढ़ती हैं। इसीलिए रिवैल्यूएशन में ये है कि क्रेडिट में लाइबिलिटीज़ बढ़ रही हैं और डेबिट में एसेट्स बढ़ रही हैं। तो फिर अगर एसेट्स कम होंगी तो क्रेडिट में जाएंगी, लाइबिलिटी कम होंगी तो डेबिट में जाएंगी। ऐसे आपको याद रखना है। तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रिकॉर्ड करके सबसे पहले कि अगर एसेट्स बढ़ रही हैं तो डेबिट, लाइबिलिटी घट रही हैं तो फिर डेबिट यानी टू वाली साइड, और अगर एसेट्स आपकी कम हो रही हैं और लाइबिलिटी आपकी बढ़ रही है तो क्रेडिट साइड यानी बाय वाली साइड। ये हो गया आपका रिकॉर्ड। अगर आपके क्वेश्चन में आपको कोई भी अनफोरसीन एसेट दी हुई है या फिर कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट दी हुई है तो वो तो आपकी जाती है बाय वाली साइड यानी क्रेडिट में। अगर आपको कोई भी अनफोरसीन या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी दी हुई है वो जाती है डेबिट में। जी हाँ, टू अनफोर्सीन लाइबिलिटी के नाम से या फिर टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी के नाम से। वो इसीलिए जाती है क्योंकि वो हमारी बढ़ती है। सॉरी आई डिड अ मिस्टेक। अगर आपकी जो भी अनफोर्सीन लाइबिलिटीज़ होंगी वो नहीं, हाँ जी, जो भी आपकी अनफोर्सीन लाइबिलिटीज़ होंगी वो आपकी जाएंगी डेबिट साइड, वही मैंने सही बोला, और जो भी आपकी अनफोर्सीन एसेट्स होंगी, अनरिकॉर्डेड एसेट्स होंगी, वो आपकी जाएंगी क्रेडिट साइड। उसके बाद जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस आता है वो अकॉर्डिंगली ट्रांसफ़र हो जाता है पुराने पार्टनर्स के पुराने रेशो में। तो जो भी प्रॉफिट होता है वो तो हमेशा डेबिट में ही जाता है टू वाली साइड, और लॉस हमेशा क्रेडिट में ही जाता है बाय वाली साइड। तो ऐसे आपका रिवैल्यूएशन बनता है। तो रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट क्या है, एक बार माइंड में बनाइए कि एसेट्स अगर बढ़ रही हैं, लाइबिलिटी अगर घट रही है तो डेबिट, एसेट्स अगर कम हो रही है, लाइबिलिटी अगर बढ़ रही है तो क्रेडिट, अगर कोई भी अनफोर्सीन लाइबिलिटी या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो डेबिट, अगर कोई भी अनफोर्सीन एसेट या लाइबिलिटी है तो क्रेडिट। प्रॉफिट डेबिट, अगर लॉस आया तो क्रेडिट। किस में बटेगा, ओल्ड पार्टनर्स में। कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे ऐसे ही, तो आप इसके अकॉर्डिंगली जर्नल एंट्री भी पास कर सकते हैं वहीं से ही। जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट टू लाइबिलिटी टू अनफोर्सीन लाइबिलिटी का अकाउंट, या फिर एसेट अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट, या अनफोर्सीन एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ऐसे ही आप इसमें से प्रॉफिट की एंट्री पास कर सकते हैं। अगर आपका प्रॉफिट हो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और लॉस हो तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यही था आपका रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज़। तो यहाँ आपके जो ये 3 टॉपिक्स थे एडमिशन में वो जाके ख़त्म होते हैं। तो इतना सही था बस आपका रिवैल्यूएशन। आपको रिवैल्यूएशन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसका अकाउंट कैसे बनता है, सो दैट आप दिमाग में भी आपको भी चेक हो जाए कि आपने जो माइंड में इमेज फ्रेम की थी एक रिवैल्यूएशन अकाउंट के फॉर्मेट की वो सही थी या नहीं। देखिए ऐसे बनता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये प्रॉपर फॉर्मेट है रिवैल्यूएशन अकाउंट का। आप यहाँ पे वही वैल्यूज़ दिखाते हैं जिन वैल्यूज़ से आपके एसेट या लाइबिलिटी बढ़ रहे होते हैं। आपको टोटल वैल्यू नहीं दिखानी होती। अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन में बोला है कि आपकी जो बिल्डिंग है वो 25,000 से बढ़ रही है, बैलेंस शीट में वो है आपकी 25,000, और एडजस्टमेंट्स में बोला है कि आपकी जो बिल्डिंग है वो 25,000 से बढ़ रही है उसकी वैल्यू, तो फिर आपको यहाँ पे क्या दिखाना है, 25,000, जिस वैल्यू से वो बढ़ रही होती है आपको यहाँ पे वो वैल्यूज़ दिखानी होती हैं। तो चलिए आपके ये 3 टॉपिक्स तो हो गए कवर, जो कि आपके कोई भी क्वेश्चन करने के लिए मेन है। हमने सारी मेन चीज़ें कर ली हैं। लेकिन अब इस एडमिशन चैप्टर में एक और चीज़ आता है, वो है हिडन गुडविल। हिडन गुडविल आती है ना कई बार कि आपको क्वेश्चन में दिया होता है कि भाई नया पार्टनर आ रहा होता है, आपको प्रॉफिट्स दिए होते हैं कुछ काफ़ी सारे सालों के, 4 साल के, 5 साल के, और आपको बोला होता है कि भाई यहाँ पे गुडविल नहीं है, लेकिन आप खुद समझ जाते हो कि भाई यहाँ पे हमें गुडविल निकालनी है। तो वो गुडविल हिडन होती है, वो गुडविल छिपी हुई होती है, हमें उस गुडविल को निकालना होता है। तो मैं आपको समझाऊंगी कि उस गुडविल को हम निकालेंगे कैसे। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए वही पुराने पार्टनर्स हैं आपके पास, ए और बी, उनका ओल्ड रेशो है 3:2, सी आया एक नया पार्टनर 1/4 शेयर के लिए। अब हमने क्वेश्चन में उसका एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो बताइए आपको कैसे बनता है। सबसे पहले हम उसका ओपनिंग बैलेंस दिखाते हैं, बाय बैलेंस बीडी करके, जितने भी कैपिटल के बैलेंस होते हैं ओल्ड पार्टनर्स के। फिर नया पार्टनर जो भी कैपिटल लगाया उसको हम बाय कैश अकाउंट करके दिखाते हैं। फिर हमारा अगर रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स में उसका प्रॉफिट बढ़ता है। अगर हमारे पास क्वेश्चन में कोई जनरल रिजर्व है तो वो बट गया।
बाय जनरल रिजर्व करके। अगर मान लीजिए आपके पास बैलेंस शीट में एक गुडविल दी हुई है, यानी कि वो परचेज गुडविल हुई, तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगी यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स में, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में, तो 2 गुडविल अकाउंट करके वो भी बढ़ गई। अब ये सब चीज़ें करने के बाद आपका एक आप बैलेंस सीडी निकालते हो, 2 बैलेंस सीडी। तो मान लीजिए आपका वो बैलेंस आ गया, तो जो आपके पास वो बैलेंस आया है एंड में, तो अब आपके पास वही तो कैपिटल है बिजनेस में। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपकी पॉकेट में आपके पास 500 रुपये थे, जिनमें से 50 रुपये आपने किसी अपने दोस्त को दे दिए, 10 रुपये की आपने टॉफ़ी खा ली, 20 रुपये की आपने कुछ और सामान ले आए, ये कितने रुपए हो गए, 80 रुपये हो गए। और 20 रुपये आप रिक्शा में चले गए घर, तो उसमें खर्च हो गए, तो आपके 100 रुपये खर्च हो गए। तो अब आपके पास पॉकेट में कितने हैं, 400 रुपये। तो अगर आप जो आगे का खर्चा करोगे, या फिर आप कहोगे कि आज मेरी पॉकेट में एट द एंड ऑफ द डे के रुपये बचे, तो वो कितने बचे, 400 रुपये बचे। 500 तो नहीं कहोगे ना, क्योंकि 500 तो हमारे पास पहले थे, जिसमें से 100 खर्च हो चुके हैं। तो अब हमारे पास कितने बचे, 400। ऐसे ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होता है कि सारे खर्चे और सारी इनकम्स को प्लस माइनस करने के बाद जो ये लास्ट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस सीडी निकलता है ना, ये हमारी फर्म की कैपिटल होती है टोटल, तीनों पार्टनर्स की प्लस करके। क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग की कैपिटल उनकी कितनी थी, वो हम ओपनिंग में लिखते हैं वहाँ पे बाय बैलेंस सीडी करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। फिर उनके बाद हम जितनी भी नए पार्टनर की कैपिटल या रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या पुरानी गुडविल को बांटते हैं, वो सब हमारे खर्चे और इनकम हो गए। उन सबको प्लस माइनस करने के बाद जो हमारा बैलेंस सीडी निकलता है, वो हमारी कैपिटल हुई, कि जो आज कैपिटल है फर्म में, अब जो कैपिटल है करंट में। तो हम हिडन गुडविल का एक पूरा वर्किंग नोट बनाएंगे क्वेश्चन में। जब आप एक फुल फ्लेज क्वेश्चन कर रहे होंगे और आपको हिडन गुडविल निकालना होगा, तो वहाँ पर आप सिंपली एक वर्किंग नोट बनाएंगे। इसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से देना होता है, तो एक वर्किंग नोट लिख के ऊपर हेडिंग, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे कि आपकी टोटल कैपिटल कितनी है फर्म की, यानी कि जो आपका 2 बैलेंस सीडी निकल के आएगा तीनों पार्टनर्स का, आपको उनको प्लस करना है, उसको टोटल कहेंगे टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। तो वो होगी आपकी एक्चुअल कैपिटल। तो मान लीजिए आपकी तीनों की कैपिटल को प्लस करके आया 1.5 लाख रुपए, तो फिर फर्म वो टोटल कैपिटल कितनी हुई फर्म की, 1.5 लाख रुपए। ठीक है, चलिए ये ले लिए। अगर हाँ, अब हम मान लेंगे कि जो हमारी नई फर्म की कैपिटल है ना, वो एक्स है। लेट टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म भी एक्स, इसको ये अज्यूम कर लो। ठीक है, ये हो गया और जो सी कैपिटल लेके आया है, वो कितनी लेके आया है, 60,000 लेके आया है। तो हम उसकी कैपिटल से हम पूरी फर्म की कैपिटल निकाल सकते हैं ना, क्योंकि उसका शेयर था 1/4। तो अगर मैं 60 इंटू में 4 कर दूं, तो पूरी फर्म की कैपिटल नहीं निकल जाएगी 2,40,000 रुपये। तो हमने यहाँ पे वही तो करा है। लेट टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कितनी हुई, इज इक्वल टू में एक्स। तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म के नीचे क्या आ गया, क्योंकि हमने वो एक्स मानी थी, एक्स इंटू सी कितना लाया, 1/4 शेयर, एक्स इंटू 1/4 इज इक्वल टू कैपिटल कितनी थी उसकी, 60,000। तो ये हो गया यहाँ से 60,000। आप वीडियो में देखिए, मैं आपको समझाती हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पे जो टोटल कैपिटल थी फर्म की, वो कितनी है, 1,50,000। हमने तीनों की प्लस कर दी। उसके बाद हम मान रहे हैं कि जो नई फर्म है हमारी, उसकी कैपिटल एक्स है। यहाँ पे नई फर्म कहने का सेंस क्या है, कि यानी कि जब जो सी आ रहा है, तब जो न्यू फर्म बन रही है, उसके बाद हमारी जो हम न्यू कैपिटल मान रहे हैं, वो क्या मान रहे हैं, एक्स मान रहे हैं। उसके बाद जो हमारा कैपिटल है न्यू फर्म की, वो हमने एक्स मानी, और उसका शेयर कितना है, सी का शेयर कितना बोला था हमने, 1/4, और वो कैपिटल कितनी लेके आ रहा है, 60,000। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, 2,40,000। यानी कि आज जो हमारी कैपिटल की मार्केट वैल्यू है, वो कितनी है, 2,40,000, और हमने निकाली कितनी थी, 1.5 लाख। यानी कि एक्चुअल कैपिटल हमारे पास इतनी है, और उस 1.5 लाख वाले कैपिटल की मार्केट वैल्यू कितनी है, 2,40,000। तो अब यहाँ से निकलेगी गुडविल। क्योंकि देखिए, अगर हमारे हल्दीराम बिजनेस है, हो सकता है उनकी एक्चुअल कैपिटल उन्होंने इन्वेस्ट कुछ और करी है, लेकिन मार्केट में उनका इतना नाम है, उसकी वजह से उनकी जो कैपिटल है उसको बहुत बड़ा शेयर माना जाता है मार्केट में। तो फिर जो भी उस चीज़ के बीच का फ़र्क होगा, वो उनकी रेप्यूटेशन ही का फ़र्क ही तो हुआ, तो फिर वो हमारी मानी जाती है गुडविल। तो हमारी एक्चुअल कैपिटल कितनी थी, 1.5 लाख, और हमारी जो मार्केट वैल्यू निकली, वो निकली 2,40,000। तो अब हमारी गुडविल क्या होगी फर्म की, 2,40,000 माइनस 1,50,000, दैट इज़ 90,000। तो अब तीनों के ए, बी और सी का मिलके क्या हुआ, 90,000। तो अब हम सी का शेयर कैसे निकालेंगे गुडविल में, 90,000 तो पूरे फर्म की कैपिटल है, पूरे फर्म की गुडविल है। तो 90,000 इंटू में सी का शेयर कितना था, 1/4। तो ये निकली हमारी सी की गुडविल।
तो देखिए यहाँ से निकल गई। और उसके बाद हम सिंपल जो मैंने आपको जनरल एंट्री बताई थी, क्योंकि ये 22,500 लेके आ रहा है गुडविल के, तो वही कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। ये देखिए पूरे 22,500 बढ़ गए, ठीक है। और हमने वो जो यहाँ पर 1.5 लाख लिया था वो यहाँ से ये बैलेंस सीडी से प्लस करके लिया था, ठीक है। तो इसके बाद फिर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये कैसे दिखाएंगे इसको, आपने टू बैलेंस सीडी तो वहाँ पर निकाल दिया था, उसके बाद आप वहाँ तक का टोटल करके उसी को नीचे एक्सटेंड करके उस बैलेंस को ट्रांसफ़र कर लेंगे, बैलेंस सीडी वाले को बाय बैलेंस बीडी कर लेंगे, और उसके नीचे वही जो आप गुडविल की जनरल एंट्री पास करते आए हैं बाय प्रीमियम फॉर गुडविल करके वो गुडविल को दिखा के और फिर टू बैलेंस सीडी एक नया निकल आएगा। तो ऐसे हम करते हैं हिडन गुडविल का ट्रीटमेंट। अब इसमें आपका बचा है हिडन कैपिटल का ट्रीटमेंट, क्योंकि जैसे ही हिडन गुडविल होती है ऐसे हिडन कैपिटल भी होती है। कई बार क्वेश्चन में होता है ना कि कैपिटल नहीं दी होती। अब जो हिडन कैपिटल वाला केस है वो तो है आपके 12th के सिलेबस में, लेकिन जो आपका एक और टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बाय ओल्ड पार्टनर्स इन प्रोपोर्शन टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि जो भी कैपिटल का एडजस्टमेंट होता है वो ओल्ड पार्टनर्स उस प्रपोर्शन में करते हैं जो नया पार्टनर कैपिटल लेके आता है। एक वो वाला केस था 12th क्लास में से, वो सिलेबस में से हट चुका है, लेकिन बाकी जितने भी CMA इंटर वाले या 11th वाले या फिर आपके ग्रेजुएशन वाले होंगे उनके बुक्स में ये होगा, तो हम ये टॉपिक भी कंटिन्यू करेंगे। अब हमने हिडन गुडविल तो सीख लिया, अब हम सीखेंगे हिडन कैपिटल कैसे निकालते हैं। देखिए हिडन कैपिटल हम कैसे निकालेंगे, अब हमें निकालना है कि भाई जो वो कैपिटल लेकर तो आ रहा है पर हमें ये नहीं पता कि वो कितनी कैपिटल लेके आ रहा है। तो यहाँ पे भी हम सिंपल चीज़ें वही चीज़ें करेंगे, लास्ट में वही बैलेंस सीडी निकाल लिया। अब यहाँ पे हमारे पास C का बैलेंस सीडी नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास C का बैलेंस सीडी कब आता है, तब वो कैपिटल लेके आता है बाय कैश अकाउंट में, जब भी तो जाता है उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे वो गुडविल तो लेके आ रहा है लेकिन कैपिटल हिडन है, तो अब हमारे पास किस किस का बैलेंस होगा, सिर्फ A और B का बैलेंस ही होगा। तो देखिए अब हम यहाँ पे कैसे करेंगे, हमने अब वो 1/4 शेयर के लिए अब यहाँ पे वो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है मान लीजिए C। तो हमने एक वो किया था ना कि इसमें हमारे पास वही है चीज़ें कि 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, टोटल शेयर फर्म का कितना है 1 है। अब हमें ये निकालना है कि कैसे कैसे उसकी कैपिटल निकलेगी या मतलब कैसे चीज़ें होंगी। तो देखिए यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, जैसे वहाँ पे हमने माना था गुडविल वाले केस में कि जो नई फर्म की टोटल कैपिटल होगी वो X होगी, तो ऐसे ही यहाँ पे होगा X होगी। तो लेकिन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जितना भी हमारा, आपको ध्यान हो जब हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाले कंडीशंस पढ़ी थी उसमें हमने सबसे पहले कंडीशन पढ़ी थी कि अगर C 1/5 शेयर के लिए आ रहा है और A और B का 3/2 शेयर है, तो हम वहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकालते थे कि पूरे फर्म का जो शेयर है उसको 1 मान लिया और C का हो गया 1/5, तो रिमेनिंग कितना बचा 1 - 1/5 जितना भी बचा। तो यहाँ पे भी वही केस है, सॉरी हिडन कैपिटल का भी वर्किंग नोट बनता है। उसके बाद भी टोटल शेयर हम इसमें सबसे पहले लिखेंगे, टोटल शेयर पूरी फर्म का कितना है 1, C का शेयर कितना है 1/5, रिमेनिंग शेयर A और B का शेयर यहाँ पे कितना बचा 1 - 1/5, तो कितना बचा 4/5। तो अब हम जब यहाँ पे ये कर रहे हैं कि टोटल कैपिटल फर्म का कितना है X है, तो अब हमें निकालना है। अब हमारे पास बैलेंस CD कितना था A और B का जितना भी था, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे x इंटू, और रिमेनिंग शेयर हमारे पास कितना बचा 4/5, x इंटू 4/5 इज इक्वल टू, आपको वो दोनों बैलेंस CD प्लस कर देने हैं जो आपके पार्टनर्स कैपिटल में A और B के निकले थे, इज इक्वल टू उतना ही आपकी कैपिटल। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी। तो अब यहाँ से जो आपकी x की वैल्यू निकलेगी वो हमारी टोटल कैपिटल निकली। टोटल कैपिटल में से अब हमें इसमें से गुडविल भी तो माइनस करनी होगी, जब भी तो हमारी निकलेगी कि हमारे पास एक्चुअल कैपिटल है कितनी। तो मान लीजिए आपकी कैपिटल निकली, अब यहाँ से x की वैल्यू निकली 30,000 और अगर वो गुडविल लेके आए 10,000, तो आपको वो माइनस करनी होगी। 30,000 में से 10,000 गए 20,000 बचे, तो जो वो 20,000 है उतनी वो कैपिटल लेके आया है। अब हम ये जो x की वैल्यू है 30,000, इसमें से हम 10,000 क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि देखिए हमने जो हिडन गुडविल वाला केस था वहाँ जो हमने x निकाला था वो हमारी मार्केट वैल्यू थी। अब मार्केट वैल्यू में से हमने कहा था कि जो हमारी एक्चुअल कैपिटल है अगर उसमें से मार्केट वैल्यू में से अगर हम अपनी एक्चुअल कैपिटल को माइनस करेंगे तो गुडविल आएगी। सिंपली अगर हमें यहाँ पे एक्चुअल कैपिटल निकालनी है तो हमें अपनी मार्केट वैल्यू में से गुडविल माइनस करनी होगी।
चाहे आप इसको एक फॉर्मूला बना लो कि भाई मार्केट वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल इज इक्वल टू गुडविल, और यहीं से अगर आपको अब एक्चुअल कैपिटल निकालनी है तो मार्केट वैल्यू माइनस गुडविल। तो अब जो आपका एक्स निकला है यहाँ पे वो भी तो मार्केट वैल्यू है, तो आपको वो 30,000 रुपये में से अपनी गुडविल माइनस करनी 10,000, सो दैट आपके पास एक्चुअल कैपिटल आ जाए। तो क्या निकलेगी आपकी एक्चुअल कैपिटल 20,000। एक बार आप वीडियो में देख लीजिए ये केस कि हमने एक बार कैसे इसका वर्किंग नोट किया है। बाकी इसके जो भी नोट्स होंगे वो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल ही दूँगी, पर आप एक बार देख लीजिए वीडियो में। ये देखिए ऐसे मान लीजिए आपका ये बना, यहाँ तक आपको पहले आप सबसे पहले इतना प्रिपेयर करते हैं तो आपको इन दोनों को, अब इनकी ये आई एक्चुअल कैपिटल जो भी आई, यहाँ से हमने 1 ले लिया इसका शेयर, ये रिमेनिंग शेयर निकल गया। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म इतनी हुई x इंटू 4/5। इन दोनों की हमने ये वाली कैपिटल बैलेंस CD वाली प्लस कर दी। ये x जो हमारे पास निकला ये मार्केट वैल्यू थी। अब यहाँ से C का शेयर क्या हुआ, मार्केट वैल्यू माइनस जितनी वो गुडविल ला रहा था, ये हुआ 27500। या फिर आप इसको सिंपली भी निकाल सकते हैं कि आपका ये आया और टोटल कैपिटल आया यहाँ से इतना, और इनटू में 1/5 कर दो, यानी कि सी का शेयर जितना था इनटू 1/5 कर दो, तो भी आपका वही टोटल कैपिटल ही निकलेगा। तो आप इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हो। तो ऐसे होता है हिडन कैपिटल वाला केस। तो आपका हमने कवर कर चुके हैं सारा, गुडविल ट्रीटमेंट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज़, हिडन कैपिटल, हिडन गुडविल, और आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के केसेस, हम ये सब इसमें एडमिशन चैप्टर में कवर कर चुके हैं। चलिए, तो आपका ये ऑलमोस्ट चैप्टर ख़त्म होने वाला है। सिर्फ इसमें एक छोटा सा टॉपिक रहता है, वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बाय ऑल पार्टनर्स इन प्रपोर्शन टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, और नेक्स्ट वीडियो जो होगी एडमिशन चैप्टर की मे बी लास्ट वीडियो होगी, क्योंकि आपका ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है चैप्टर। तो हम नेक्स्ट वीडियो जो भी मैं अपलोड करूँगी इस वीडियो के बाद, जो भी आपका पार्ट 5 आएगा, लास्ट पार्ट, उसमें हम क्या करेंगे इस वीडियो के बाद कि इस चैप्टर से, एडमिशन चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट आपके थ्योरी क्वेश्चंस हैं, मैं आपको वो प्रिपेयर कराऊंगी। और अगर पॉसिबल हो सका तो मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस की PDF डाल दूंगी। सो आपको वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, और कुछ थ्योरी क्वेश्चंस भी डाल दूंगी कि आप उनको पढ़ सकें। सो उन्हें मैं एक बार आपको यहाँ पे भी समझा दूंगी, उसके बाद मैं उनकी PDF भी डाल दूंगी, और नेक्स्ट वाले जो भी वीडियो होगी और उसमें मैं उन क्वेश्चंस की भी PDF डालूंगी, वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। और जो भी उनके आंसर्स होंगे मैं अगले दिन उस नेक्स्ट वाली वीडियो के अगले दिन अपने कम्युनिटी टैब पे डाल दूंगी, तो आप वहाँ से आंसर्स उनके मैच कर सकते हैं, और जिसके भी आंसर ना आए तो आप मेरे से उनके डाउट पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में डाल के, या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे पिंक करके। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है S_writings4, S_writings4। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए इस चैनल को। एडमिशन के बाद हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें, आप मुझे ये भी सजेशन दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या आप कोई और चैप्टर पढ़ना चाहते हो, किसी भी लेवल का बच्चा हो अकाउंट्स में, तो आप मुझे वो बता देना। वरना एडमिशन के बाद हम कोई और कैश फ्लो ऐसा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसमें प्रॉब्लम्स आती हैं बहुत ज़्यादा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड गिव योर लव एंड स्प्रेड दिस चैनल। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, सो दैट उनकी भी अकाउंट्स में हेल्प हो। एंड थैंक्स अ लॉट।